हालांकि मायावती की अच्छे दिन ज्यादा दिन नहीं टिके और जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले थे। सबसे पहले 2003 में मुलायम सिंह ने उन पर कई घोटालों में शामिल होने का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने दावा किया कि मायावती ने जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर अपने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से पैसे मांगे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए हैं। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने राज्यपाल के सामने एक वीडियो टेप भी पेश किया, जिसमें कथित तौर पर मायावती अपने नेताओं से सांसद और विधायक निधि से बीएसपी को डोनेशन देने की बात कह रही थी। मायावती ने इन तमाम आरोपों को झूठा बताया और उल्टा मुलायम सिंह यादव पर विधायक निधि से करोड़ों रुपए लेकर अपने पिता के नाम पर स्कूल बनाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने मुलायम सरकार के दौरान फंड के मिसयूज की जांच करने का आदेश दिया। ऐसा लग रहा था कि मायावती मुलायम सिंह का वही हश्र करने की योजना बना रही थी जो उन्होंने राजा भैया के साथ किया था। लेकिन मुलायम सिंह राजा भैया नहीं थे। उन्होंने मायावती की कार्रवाई से पहले ही अपनी अगली चाल चल दी और मायावती सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया। विधानसभा में बीएसपी और एसपी के विधायकों में जमकर मारपिटाई हुई। एसपी के विधायकों ने गली गली में शोर है, मायावती चोर है के नारे लगाए। मायावती की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका एक विवादित वीडियो टेप भी सामने आया, जिसमें मायावती हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती नजर आई। इस टेप में मायावती कह रही थी कि गांव में तो कुत्ता भी देवता होता है, वो पहले जाके गंगा जल चढ़ाता है और फिर देवता का प्रसाद खाता है। जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो आपको क्या देगा। इस वीडियो टेप ने बीजेपी और संघ परिवार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, जो मायावती की सरकार को समर्थन कर रहे थे। धीरे धीरे संघ में मायावती के खिलाफ माहौल बनता जा रहा था और इसी के बाद सामने आया ताज कॉरिडोर स्कैम, वो स्कैम जिससे मायावती की सरकार चली गई। जून 2003 में छपी एक खबर में आरोप लगा कि मायावती सरकार ताजमहल के पीछे यमुना नदी के किनारे एक इल्लीगल कॉरिडोर बना रही है, जिसमें 37 करोड़ रुपए से ज्यादा लगने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने और 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश किया। मायावती को संदेह हुआ कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और वो ऑफेंसिव मोड में आ गई, लेकिन यह दांव भी उनके खिलाफ गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सार्वजनिक तौर पर धमकी दे डाली कि बीजेपी मायावती सरकार से समर्थन वापस भी ले सकती है। उन्होंने और आडवाणी ने प्राइवेट बातचीत में मायावती को खूब सुनाई और कहा कि अगर वो पीछे नहीं हटी तो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इस तरह एक बच्ची की तरह डांटे जाने से मायावती के अंदर गुस्सा उबल रहा था। लखनऊ वापस आते ही अपने करीबी नेताओं को चुनाव की तैयारी करने का मायावती ने आदेश भी दे दिया था। इसी बीच सीबीआई ने ताज कॉरिडोर मामले में शामिल लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। 25 अगस्त 2003 को मायावती के करीबी पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की गई। मायावती पर शिकंजा कसता जा रहा था। बचने के लिए मायावती अटैक मोड में आ गई और खुद ही अपनी सरकार गिरा डाली। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा भंग करके दोबारा से चुनाव करवाने की सिफारिश की। इससे हर कोई, खासतौर पर बीजेपी, पूरी तरह से हैरान थी। मायावती का सोचना था कि बीजेपी 2004 लोकसभा चुनाव बीएसपी के साथ गठबंधन लड़ने के लिए डेस्परेट है और वाजपेयी सरकार उत्तर प्रदेश में 2004 लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी जो उन पर भारी पड़ने जा रही थी। मायावती की अपनी ही सरकार गिराने से हैरान हुई बीजेपी ने अपनी ओर से एक सरप्राइज चाल चल दी और मुलायम सिंह की सरकार बनने देने का फैसला लिया। मुलायम को कांग्रेस और अन्य कुछ पार्टियों का समर्थन मिला, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सरकार बनाने के लिए पूरे नंबर नहीं थे। नंबर पूरे करने के लिए बीएसपी के 14 विधायकों को तोड़ा। यह दल बदल कानून के खिलाफ था, लेकिन बीजेपी लीडरशिप के इशारे पर माना जाता है कि राज्यपाल उस दौर में खामोश रहे और आखिरकार मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद मुलायम ने बीएसपी के और विधायकों को तोड़ना शुरू कर दिया। सितंबर 2003 के पहले हफ्ते तक मायावती के वो 37 विधायकों को तोड़ चुके थे। मायावती उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। लगभग सभी बड़ी पार्टियां उनके खिलाफ एक हो गई थी और उनकी खुद की पार्टी भी टूट गई थी। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, विनय कटियार और मुलायम सिंह सभी मायावती को राजनीतिक तौर पर खत्म करने के लिए एक साथ आ गए थे। इसके साथ ही मायावती को अपनी जान का भी खतरा था, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार ने आते ही राजा भैया की जेल से रिहाई कर दी थी। माना जाने लगा कि अब बदला मायावती से भी लिया जाएगा। इसी खतरे के बीच मायावती ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और टाइट सिक्योरिटी के बीच ज्यादातर वो लखनऊ के अपने घर में रहने लगी।
इसी दौरान ताज कॉरिडोर मामले में सीबीआई ने मायावती से पूछताछ की और दिल्ली और लखनऊ स्थित उनके घरों पर छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी और उनके परिवार की सारी संपत्तियों और इस संपत्ति के लिए पैसे कहां से आए इसकी जांच करने के आदेश दिए। मायावती इस समय अपने गुरु काशीराम की मदद भी नहीं ले सकती थीं, जो स्ट्रोक के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। मायावती न केवल राजनीतिक जीवन में घिरी थीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी उस इंसान को खोने का खतरा बना हुआ था जिसकी वो सबसे ज्यादा परवाह करती थी। आमतौर पर कोई भी कच्चे दिल का आदमी होता तो इन परिस्थितियों में वो हार मान लेता, घर पर बैठ जाता। लेकिन मायावती कच्चे दिल की नहीं बल्कि साहसी नेता रही, जैसा उनकी जिंदगी में पहले भी हुआ था। जब भी मायावती को कोई खतरा लगता, मायावती पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो जाती। इस बार भी मायावती ने यही किया। लंबे समय तक उनका साथ देने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खासतौर पर निशाने पर लिया और गठबंधन टूटने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहरा दिया। अक्टूबर में जब सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा तो मायावती ने आरोप लगाया कि वाजपेयी की दत्तक पुत्री और दामाद ने इल्लीगली बहुत पैसा कमाया है और प्रधानमंत्री सीबीआई से पहले उनकी जांच करवाने को कहे। एक तरफ मायावती वाजपेयी पर हमला कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार काशीराम का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भारतीय संस्कृति के बारे में पूरी तरह से सीख लिया है। इस तारीफ के कुछ हफ्ते बाद बीएसपी ने 2003 की सर्दियों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ एक अस्थायी समझौते का ऐलान भी कर दिया। इसी बीच मायावती के दो सहयोगियों शशांक शेखर सिंह और सतीश मिश्रा ने उन्हें लीगल प्रॉब्लम से बचाने में मदद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताज कॉरिडोर केस की जांच पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गिरफ्तारी का खतरा हटने के बाद मायावती और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। उन्होंने बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे 2003 के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में उनका एकमात्र मिशन था बीजेपी को हराना। कांग्रेस के साथ आधिकारिक गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन बीएसपी इसी तरीके से लड़ी जिससे बीजेपी के उम्मीदवार हार जाएं। कांग्रेस और बीएसपी के साथ आने का लोकसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ना तय था और बीजेपी इससे घबराई हुई थी। हालांकि विधानसभा के चुनावों में मायावती की यह चाल काम नहीं आई और बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस के हाथ में केवल दिल्ली आई। बीएसपी का सभी राज्यों में वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। इस हार के बावजूद मायावती और सोनिया गांधी का रिश्ता मजबूत होता चला गया। सोनिया गांधी 15 जनवरी 2004 को मायावती के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होती है और इसी पार्टी में दोनों नेताओं की जो मुस्कुराती हुई तस्वीर आई वो भविष्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे रही थी। सोनिया गांधी ने इसी तरह से पर्सनली जाकर बाकी देश में अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया और 2004 में बीजेपी के शाइनिंग इंडिया नारे की हवा निकालते हुए कांग्रेस बीजेपी से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस से गठबंधन यूपीए सेंटर में 2004 में सरकार बनाता है। बीएसपी के लिए भी चुनाव अच्छा साबित रहा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। राज्य में उसका वोट परसेंटेज 2 बढ़ा और 24.67 हो गया। वहीं सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 19 हो गई, जिससे उसने उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। अब बहुजन समाज पार्टी से आगे केवल समाजवादी पार्टी थी। बीएसपी का वोट शेयर लगभग समाजवादी पार्टी के बराबर आ गया था और इसी तरीके से मायावती का वाजपेयी सरकार को गिराने का मिशन पूरा हो गया। इसके बाद मायावती ने अपना ध्यान अपने सबसे बड़े पॉलिटिकल दुश्मन मुलायम सिंह यादव पर लगाया। इसमें उन्हें सोनिया गांधी से भी मदद मिली, जो खुद माना जाता है मुलायम को पसंद नहीं करती थी। मायावती और सोनिया गांधी पहले से ही करीब थे और मुलायम के रूप में कॉमन दुश्मन के चलते और करीब हो रहे थे। बीएसपी ने पहले दिन से यूपीए सरकार को समर्थन देने का ऑफर किया, लेकिन सरकार में शामिल नहीं हुई और न ही बाहर से समर्थन दिया। मुलायम सिंह एक के बाद एक कई स्कैंडल्स में फंसते गए और दूसरी तरफ सोनिया गांधी से पर्सनल इक्वेशन के चलते ताज कॉरिडोर केस को लेकर मायावती की टेंशन कम हो गई। अब मायावती ने अपना ध्यान 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर लगाया। 2.5 साल पहले ही चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर दिया। चुनाव की रणनीति बनाने में अभी तक मायावती के लीगल एडवाइजर रहे सतीश मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई। ये उस दौर में एक बोल्ड मूव था, क्योंकि अभी तक बीएसपी में ऊपरी जाति के किसी भी नेता को कोई अहम पद नहीं दिया गया था।
सतीश मिश्रा ने 2005 की शुरुआत में मायावती को एक ऐसी सलाह दी थी जो सोशल इंजीनियरिंग को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली थी।